सर कौन से साइज मतलब 10/2 कौन से 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये मैं पुरानी बुक में से बता रहा हूँ। इसमें है द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter। अच्छा, तो वो बोलते हैं एक मिल्क कंपनी है, तो मिल्क कंपनी का जो ओनर है, मिल्क स्टोर है, सॉरी मिल्क स्टोर का ओनर ये कहता है कि अगर मिल्क का रेट रुपीज़ 14 पर लीटर हो जाता है तो फिर एक हफ्ते में 980 लीटर्स मिल्क बिकता है अगर रुपीज़ 14 पर लीटर है। अच्छा, अगर मिल्क का रेट 16 पर लीटर है तो 1220 लीटर्स जो है मिल्क वो बिकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं एज्यूमिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर। तो अगर यही लीनियर रिलेशनशिप है तो वो ये आप बताइए कि अगर मिल्क का रेट 17 रुपीज़ पर लीटर है तो फिर उस हफ्ते में कितना मिल्क बिकेगा, आपको ये बताना है। तो जरा देखिएगा, इन्होंने बोला था ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक, ठीक है। तो हमारे पास दो डेटा दे रखे हैं, आप एक काम करिए, वेरी गुड, वो भी लेकर आया है भाई साहब। सर मैंने तो मंगाई, मेरी वाली पुरानी है, मेरी भी पुरानी है। सुन लीजिए जरा। भाई सुनो, तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो है मिल्क का रेट, मतलब कितना रुपीज़ पर लीटर है, एक तो उसका रेट है, और दूसरा इसमें पानी ही है ना, मदद नहीं है ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्वांटिटी भाई हमारे ये करने से ऑफ मिल्क, quantity of milk sold in a week, quantity of milk sold in a week, ये है 980 लीटर्स, 980 लीटर्स। उसके बाद हम यहाँ पर लिखें रेट ऑफ मिल्क, तो ये तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो गया 980 लीटर्स। फिर लिखेंगे रेट ऑफ मिल्क, तो रेट ऑफ मिल्क रुपीज़ 14 पर लीटर, रुपीज़ 14 पर लीटर। फिर है 1220 लीटर्स पर लीटर, पर लीटर। तो क्या है कि देखिए ये दो डेटा दे रखे हैं, तो हम ये कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड इन अ वीक, ठीक है, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, और रेट ऑफ मिल्क इसको वाई मान लो, ठीक है। तो हमारे पास जो ये डेटा हो गया, ये वाला डेटा, ये क्या हो गया, एक तरह से x1 y1, और ये वाला डेटा क्या हो गया, एक तरह से x2 y2। तो x1 y1 इज इक्वल टू 980 14, और x2 y2 क्या हो गया 1220 16। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों में ये जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क सोल्ड है और जो रेट ऑफ मिल्क है, दोनों में एक लीनियर रिलेशनशिप आपको एज्यूम करनी है। तो अगर आप लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करेंगे तो आप इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, वो आप बना लेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सिंस देयर एग्जिस्ट्स अ लीनियर रिलेशनशिप, since there exists a linear relationship so equation of line ये क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 14, तो y माइनस 14 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो 16 माइनस 14 अपॉन x2 माइनस x1, 1220 माइनस 980, 1220 माइनस 980
इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है 980, तो एक्स माइनस 980 ये हो गया हमारे पास y माइनस 14 इज इक्वल टू 16 माइनस 14 इज 2 अपॉन 1220 माइनस 980, तो 1220 में से 980 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 8 इज 4, 1 माइनस 8 इज 4 इज 240 आ गई, 2 1 सा 240 इज इक्वल टू x माइनस 980, ठीक है। तो इस 120 को इधर ले आओ, तो एक काम करिए, उन्होंने हमसे इक्वेशन को बनाने के लिए बोला ही नहीं था कि मैं इसको x और y ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में करूँ। उन्होंने तो बस ये बोला कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है, तो आप ये बताइए कि अगर मिल्क का रेट 17 पर लीटर कर दिया जाए तो फिर उस हफ्ते में मिल्क कितना बिकेगा। अगर 14 रुपीज़ पर लीटर है तो 980 लीटर दूध बिकता है, अगर 16 पर लीटर है तो 1280 लीटर 1220 लीटर बिकता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये बता दीजिए कि अगर उसका रेट बढ़कर 17 पर लीटर हो जाए तो ये कितना बिकेगा, यानी कि वाई के हाँ नहीं समझा नहीं यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड से इस वजह से नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, लीनियर रिलेशनशिप एक बनानी पड़ेगी उनको। ऐसा है कि 14 रुपीज़ पर लीटर है अगर मिल्क, तो 980 लीटर बिक रहा है, तो अब वो आपसे कह दें कि 16 पर लीटर है तो कितना बिकेगा। उन्होंने वो दिया नहीं, उन्होंने कहा कि भाई 14 पर लीटर है तो इतना बिकता है, 16 पर लीटर है तो इतना बिकता है। अब इनमें रिलेशनशिप बनाओ, पहले बना ली, अब उस रिलेशनशिप के बेस पर आपको ये बताना है कि अगर 17 पर लीटर है तो कितना बिकेगा। एक चीज़ तो समझ में आ गई, ज़्यादा ही बिकेगा, रेट बढ़ता जा रहा है तो जितना जो बिक रहा है वो भी ज़्यादा ही बिकेगा, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कितना सर यहाँ तो इको के लॉ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं, रेट बढ़ रहा है लेकिन क्वांटिटी बढ़ी जा रही है। y माइनस 14 y माइनस 14 इज इक्वल टू 1/120 1/120 into x minus 980। ये जो है ना, ये जो इकोनॉमिक्स वाले लॉज हैं ये साइकोलॉजी पर अप्लाई नहीं होते। मतलब ऐसा होता है कि एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर है और मरीज़ को देखता है और देखकर इलाज बता देता है कि हाँ भाई ये है, कोई टेस्ट नहीं लिखता, कुछ नहीं लिखता, तो उसके पास मरीज़ जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बेचारा परेशान हो जाता है, तो उसको कोई सलाह दे देता है तो भैया ऐसा है तुम्हारी 200 रुपये फीस है, इसको बढ़ाकर 300 रुपये कर दो, तो मरीजों की संख्या घट जाएगी और आप थोड़ा चैन की सांस ले लोगे, ठीक है। अब ये उल्टा हो जाता है कि अच्छा सब जगह तो 200 रुपये रेट है, 300 है, ये ज़्यादा टॉप का डॉक्टर होगा तो और ज़्यादा भीड़ आ जाती है उसके पास, वो कहता है भाई इससे तो मैं कमी कर देता हूँ, वो बेचारा बढ़ाकर 400 कर देता है। आपने देखा होगा कई डॉक्टर्स ऐसे 1500 रुपये फीस है और उनके पास इतनी भीड़ है, एक ENT डॉक्टर है यहाँ पर, डॉक्टर ओमवीर, तो डॉक्टर ओमवीर के पास आप चले जाओ कि मेरे कान में प्रॉब्लम है, वो कहता है कि 6 महीने बाद नंबर आएगा। मजाक नहीं कर रहा, सुना है ना नहीं, नाम सुना है कि नहीं, गूगल पर डॉक्टर देखा करो ऐसा नाम, डॉक्टर ओमवीर, और अपॉइंटमेंट ले लो जरा। क्या राजनगर बता दो, राजनगर गाजियाबाद एक्सटेंशन में तो थके हुए डॉक्टर। तो मैं आपको बता रहा हूँ बस एक ही डॉक्टर है, उसकी बेचारे की जान निकाल रखी है सबने, सब वहीं पहुँच जाते हैं। तो अब मैं ये आपको बताता हूँ, तो ये इकोनॉमिक लॉज हर जगह लगते नहीं है, वो साइकोलॉजी इंसान की ऐसी है। ऐसा भी हो सकता है आपके बगल में बराबर वाली बिल्डिंग में ENT डॉक्टर बहुत अच्छा बैठा हुआ हो, लेकिन अगेन ये नहीं उसी के पास दवा वो भी सेम लिखेगा, ब्रांड इक्विटी, ब्रांड इक्विटी। आगे देखिए, अब देखिएगा ये y माइनस 14 x माइनस 980 ये है, तो मैंने y किसको लिया, मैंने रेट ऑफ मिल्क को y लिया, तो वो 17 पर लीटर है, तो हमने क्या करा 17 माइनस 14, ठीक है। तो मैंने इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन को ढंग से करने की कोशिश नहीं करी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि पूछा भी नहीं हमसे। तो ये पूछा 17 पर लीटर होगा तो कितना मिल्क बिकेगा, क्या एक भी लगा दिया तो सही आ गया, क्या करते हैं, सही आ गया, अभी देखते हैं। 1 3 4 17 माइनस 14 हो गया 360 नहीं अलग आएगा 100 आएगा
सही आएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, सही आएगा। इसको इधर कर दो 360 plus 980 is equal to x. X is equal to 980 plus 60 कितना हो गया 1040 1340 ये आ रहा है। हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है? ये निकालेगा मेरे को भरोसा होगा। सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। अरे स्ट्रेट लाइन का लीनियर रिलेशनशिप निकाल कर करना उन्हें कंफ्यूज मत करो। भाई ऐसे सुन रहा बच्चा कुछ तो चल रहा है यार। अब जरा देखिएगा PAB is the midpoint of a line segment। सुनिएगा PA, B is the midpoint of a line segment between axes। between axes का मतलब क्या है कि वो जो लाइन सेगमेंट है वो एक्सिस के बीच में उसका जो मिड पॉइंट है मतलब वो दोनों एक्सिस को टच कर रही है। एक्सिस का मतलब एक्स और वाई एक्सिस कलेक्टिवली आर कॉल्ड एक्सिस। शो दैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x upon a plus y upon b is equal to 2। अभी बताते हैं हमने क्या करा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस और x एक्सिस। अब इसमें हमारे पास एक लाइन है जो कि यहाँ पर ऐसे टिकी हुई है, x एक्सिस पर भी टच कर रही है और y एक्सिस पर भी टच कर रही है। अब इन्होंने बोला कि मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट मान लीजिए Q है, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। तो ये जो है ना लाइन इसका मिड पॉइंट दे रखा है, मैंने P गलत बोल दिया, इसको आप बोल दीजिए और बोलिए इसको बोल दीजिए, समझ गए? तो इस लाइन का जो कि एक्सिस को टच कर रही है उसमें जो मिड पॉइंट है उस लाइन का वो दे रखा है P और P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A, B ये दे रखा है। अभी क्या करना है इसमें कि अब मेरे को Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए जो भी पॉइंट जो है y एक्सिस पर लाई करेगा उस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया 0, y या 0, y1 बोल दो, ठीक है। और इसी तरीके से ये R है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है x एक्सिस पर। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसको बोल दो x2, 0। सर x मल्टीपल है नहीं, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इसको ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। तो यहाँ पर x1 0 है, यहाँ पर y2 0 है, ये हो गया। ये करने के बाद में हमें जो वैल्यू दे रखी है वो A, B दे रखी है बस। तो मेरा आंसर A और B की टर्म्स में आ जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी अब ये बताइए मिड पॉइंट फार्मूला तो याद है? सर मिड पॉइंट फार्मूला तो याद है ना? तो हम ये कहेंगे since P is the midpoint of QR दे रखा है P QR का मिडपॉइंट है, QR का मिडपॉइंट है P। ये तो पीछे का वाला क्वेश्चन सा हो गया। हाँ तो ये कैसे हो जाएगा x1 plus x2 by 2। से मिड पॉइंट हो रहा है तो चाहिए x1 क्या हो गया 0 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2। तो y1 plus 0 by 2 is equal to A, B। ठीक है, तो ये क्या हो गया x2 upon 2, y1 upon 2 is equal to A, B। तो x2 upon 2 अब corresponding elements को इक्वेट कर दीजिए। तो x2 upon 2 A के इक्वल हो गया एंड y1 upon 2 B के इक्वल हो गया। ये 2 इधर A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x2 is equal to हो गया 2A और y1 is equal to हो गया 2B। तो 2A और 2 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू 2A और y1 की वैल्यू 2B। इसको उठा दो इक्वेशन पर डाल दो। Therefore slope of QR या छोड़ो ना स्लोप से लोग भी जा रहे हैं। अब जरा देखिए x2 क्या है। अरे नहीं करो
ये x2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ही तो है x2। ऐसा अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो जो x एक्सिस पर जो ये x2 लिखा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ ही तो है। सिमिलरली जो y1 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ है। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, ये O हो गया, तो ये जो x2 है, x2 की वैल्यू आई है 2a, तो ये हो गया 2a, और जो y1 है, y1 की वैल्यू आई है 2b, तो ये हो गया 2b। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म by using intercept form of a line। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर है 2a और यहाँ पर है 2b, तो x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म तो यही कहती है ना, ये हो गया x अपॉन 2a प्लस वाई अपॉन 2b इज इक्वल टू 1। सॉरी भाई, अब ये डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है, यानी कि 1/2 कॉमन लिया जा सकता है। 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, ये एकदम 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 2। ये प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन है, ऐसी लाइन की इक्वेशन x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू 2 आ जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ये सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। कुशाग्र, दिव्यांका, सोमेन, आदित्य, लावण्या, यस सर। यस ठीक है। शानवी क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19, 18 था, 19 देखेंगे। नई बुक में 19 क्वेश्चन क्या है बताना जरा। नहीं वो 90 By using the concept of equation of a line, use that the 3 points. जो पुराने प्लीज है। अच्छा ठीक है ठीक है। एक ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा क्वेश्चंस कितने हैं इसमें? Yes. Last 19 ही। ठीक है, तो नई वाली जो पुरानी वाली बुक है उसमें एक क्वेश्चन है, वो देखिएगा। हमें पुरानी में 19 कुछ और, 19 क्वेश्चन कुछ और, हम दोनों कर दें, 19 और 20 दोनों। दो चीटी चीटिंग वीटिंग ये सब सही है। पॉइंट आर एच के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अगर नहीं है ना नई वाली बुक में तो मैं ये लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पॉइंट आर एच कॉमा के divides the line segment between the axes divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. The ratio 1:2. Full stop. Find the equation of the line. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रही थी, यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा बिटवीन द एक्सिस। Point R actually divides the line segment between the axes in the ratio 1:2. तो जब वो कहेंगे ना between the axes in the ratio 1:2, तो इसका मतलब 1 पहले आ रहा है, 2 पहले आ रहा है या 2 बाद में आ रहा है।
1 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, तो पहले हमारी एक्स एक्सिस वाली जो है पहले एक्स एक्सिस को कंसिडर करा जाता है, फिर वाई एक्सिस को। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये जो आर है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कोमा के, ठीक है। अच्छा ये O हो गया, और इसको मैंने बोल दिया P, तो P के कोऑर्डिनेट्स अगेन बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे। इसको लिख लो x2, 0, और इसको Q लिख लो, इसको लिख लो 0, y1, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे x2 और y1 की वैल्यू निकालनी है। x2 और y1 की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन भी आ जाएगी लाइन की। तो अब क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फार्मूला में क्या है हमारे पास, x2 0, 0 y1, तो हम ये कहेंगे, एक काम करो, इसको x1 y1, इसको x1 बोल दे, इसको y2, कहीं कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि मैं इसको m1 और इसको m2 कहने वाला हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। तो ये हमारे लिए हो गया x1 y1, तो यहाँ लिखेंगे x1 y1 और m1। तो x1 कितना है, x1 तो x1 ही है, y1 कितना है 0, और m1 कितना है 1, ये हो गया। फिर लिखेंगे x2 y2 और m2। x2 कितना है 0, y2 ही है, और m2 कितना है 2 है, ठीक है। तो बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला coordinates of R is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 by 2 plus m2 by 2 upon m1 plus m2। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। ये m1 x2 तो अब वैल्यूज डालिए, तो ये लिखने का ये फ़ायदा है कि कहीं कुछ गलती नहीं होगी हमसे। तो m1 x2 तो 1 × 0 प्लस m2 x1 2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 कॉमा m1 y2 1 × y2 प्लस m2 y1 तो 2 × 0 m1 प्लस m2 1 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखिएगा h, k, यहाँ लिखना ब्रैकेट में गिवन। तो दे रखा है कि r के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं। r के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, तो 1 × 0 is 0, 2 × x1 is 2x1 upon 1 + 2 is 3, 1 × y2 is y2, 2 × 0 is 0, तो y2 upon 3 h, k, तो 2x1 upon 3 is equal to h, और y2 upon 3 is equal to k, x1 is equal to 3h by 2 और y2 is equal to 3k। तो x1 की वैल्यू भी आ गई, y2 की वैल्यू भी आ गई,
ठीक है, यही हमको चाहिए था। तो x1 की वैल्यू कितनी आई है 3h/2, ये हो गया 3h/2, ठीक है। और y2 की वैल्यू 3k, y2 की वैल्यू 3k। तो by using intersect form of line, equation of line PQ is x upon 3h/2 plus y upon 3k is equal to 1। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हम जानते हैं न्यूमरेटर में आ जाता है, ये हो गया 2x upon 3h plus y upon 3k is equal to 1। इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, इधर भी डिनोमिनेटर में 3 है, तो 1 upon 3 2x upon h plus y upon k is equal to 1। अब इस 3 को इधर ले जाओ, ये हो गया 2x upon h plus y upon k is equal to 3। ये हमारे पास इक्वेशन है। बता दीजिए, अभी क्लियर है? ठीक है। एक क्वेश्चन और है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स 3 0 -2 -2 एंड 8 2 आर कोलिनियर। ठीक है, तो क्या करना है, दोनों का बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब देखिए कोलिनियर का मतलब ये है कि कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, मान लो पहला